यूट्यूब चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मैं उर्मिला राठी आपसे बात कर रहे थे राजस्थान जुडिशरी की, लेकिन अब हम राजस्थान जुडिशरी वर्ड यूज़ ना करके हम ऑल इंडिया जुडिशरी के लिए काम करेंगे, क्योंकि जो सब्जेक्ट है हमारे वो दोनों में एक जैसे हैं और कानून तो कानून है, चाहे आप इंडिया की किसी भी जुडिशरी में चले जाइए। यहाँ स्टार्ट करता है हम लोग जुवेनाइल जस्टिस एक्ट से। जुवेनाइल जस्टिस एक छोटा सा एक्ट है, बस छोटे से एक्ट का इंट्रोडक्शन करूँगी। आया कहाँ से, तो हमें पता है आर्टिकल कौन सा आर्टिकल है जो हमें ये राइट देती है कि हम जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को इस दुनिया में लेके आए, और वो आता है आर्टिकल 15 का 3। कहाँ से आया ये, तो सबसे पहले आता है हमारे पास आर्टिकल 15 का 3। या तो आपने पढ़ा होगा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 में कहा है कि कभी भी हम धर्म, जाति, मुद्दा, जन्म स्थान और लिंग के आधार पर किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। कौन नहीं करेगा, स्टेट नहीं करेगा। लेकिन वहाँ पर उसके 3 एक्सेप्शन है। पहले 3 एक्सेप्शन थे, अब वो 4 हो गए। क्या थे 3 एक्सेप्शन? महिला बच्चों के लिए 15 का 3 कहता है, 15 का 4 कहता है सोशल और एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस के लिए करता है, 15 का 5 कहता है कि आप प्राइवेट एजुकेशन के अंदर आप रिजर्वेशन देंगे। लेकिन अभी 15 का 6 आ गए, और 15 का 6 कहता है 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा जनरल को, जिनको जो इकोनॉमिकली साउंड नहीं है। उसी को देखते हुए 15(3) ने हमें राइट दी हम बच्चों के लिए काम करें। इसके साथ साथ ही और कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो बच्चों के लिए काम करने की बात करता है? आर्टिकल 45। कौन सा आर्टिकल करता है? आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 आने के बाद फिर आपको मानना चाहिए एक और ऐसा आर्टिकल है जो फिर बच्चों के लिए काम करने के लिए कहता है, वो है आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 जो हम बात करते हैं वो किसकी करता है? आर्टिकल 39, और वो बताता है उसके क्लोज नंबर ई और एफ। क्लोज ई और एफ कहता है कि बच्चों की कैपेसिटी को देखते हुए उनके लिए काम दिया जाए। इस तरह से मत करिए आप, इतनी महंगाई ना बढ़ाइए कि उनको मजबूरन अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा जाके काम करना पड़े। उसके साथ ही साथ हम एक और आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 51 का क्लोज नंबर लास्ट। आर्टिकल 51 ए का क्लोज नंबर आ जाता है आपके पास, सबसे लास्ट वाला क्या है? के है या जी है? आर्टिकल 51 का क्लोज नंबर जो सबसे लास्ट है, जो 11 नंबर जिसको हम बोल सकते हैं, और वो कब जोड़ा गया था आपके? इसको 11 लिख लेती हूँ, ABCD के बाद कैलकुलेट करेंगे। और ये कब जोड़ा गया था? 86th अमेंडमेंट से। कब जोड़ा गया? 86। लेकिन मैं 51A की जो मैं बात करती हूँ लास्ट क्लोज की, वो क्लोज हमारे लिए इसलिए काम का नहीं है, फॉर पर्पज दीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम बच्चे के कैरियर प्रोटेक्शन की बात करते हैं, और वो कहता है कि माता पिता का ये ड्यूटी है कि वो अपने बच्चे को क्या करे, वो अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजें। बात करते हैं यहाँ पर बच्चों के प्रोटेक्शन की। किसकी बात करते हैं? बच्चों के प्रोटेक्शन। एक वर्ड है आपके सामने, बच्चा, इज इज चाइल्ड। तो फिर जुवेनाइल कौन है? तो अब आपके सामने 2 वर्ड आ गए, एक आ गए चाइल्ड, एक आ गए जुवेनाइल। चाइल्ड और जुवेनाइल को हमें समझना होगा। तो यहाँ पर देखिए 2 बातें हमने लिखी है, जुवेनाइल किसे कहते हैं, चाइल्ड किसे कहते हैं। और सबसे बड़ा सरप्राइज क्या है, जुवेनाइल भी वो है जो 18 साल से कम का है, चाइल्ड भी वो है जो 18 साल से कम का है। तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? तो जुवेनाइल वो बच्चा है जिसने लॉ को कॉन्फ्लिक्ट किया है, मीनिंग ऑफ जिसने ऑफेंस किया है, और चाइल्ड वो है जिसके केयर की रिक्वायरमेंट है। हम कहना ये मेरा बच्चा है, इसने कोई गलती नहीं की, उसमें क्या कहते हैं? इसने गलती नहीं की, बच्चा है, ये अच्छा है। लेकिन कहते हैं ये तो किशोर हैं, और किशोर क्या होते हैं? किशोर जो ऐसी उम्र है जो कहीं ना कहीं आपको ऑफेंस करने के लिए आपको अग्रेसित करती है। तो यहाँ पर उसको बोला किशोर। और वर्ड से देख लो, बालक जैसे बच्चा, गुड, जैसे वर्ड आता किशोर तो कहीं ना कहीं हमें भी लगता है यार ये थोड़ा बड़ा हो गया, और ये जो किशोर की उम्र बड़ी डेंजर होती हैं। उसी को चलते हुए बनाता है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का पूरा नाम है द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015। ये 2015 का है। तो क्या इससे पहले कानून नहीं था क्या? इससे पहले कानून था, और वो कानून था हमारे पास 2000 का जुवेनाइल का। तो क्या 2000 के पहले से कानून नहीं था? तो कानून तो सदियों से चला आ रहे हैं। आप अपना डायरेक्ट ओपन कीजिएगा CRPC और सेक्शन 27 निकालिएगा। जब आप CRPC का सेक्शन नंबर 27 पढ़ेंगे तो आप एक चीज़ नोट करेंगे वहाँ पर कि वहाँ पर इसका नाम नहीं लिखा हुआ है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ना लिख के वहाँ पे एक अलग चिल्ड्रन एक्ट बना हुआ है। इसका मीनिंग क्या हुआ? बच्चों के लिए कानून पहले से बन गए हैं। अगर मैं बात करती हूँ बच्चों और महिलाओं के प्रोटेक्शन की, तो ये दोनों बात कौन सा निकल के आई है? क्या ये हमारा फंडामेंटल राइट है? नहीं, ये हमारा ह्यूमन राइट है। कहाँ से निकल गया? मानव अधिकार। जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे महिला और बच्चों के लिए अलग अलग बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं, और वहीं से उसको अडॉप्ट करते करते हमारे पास आ गया आर्टिकल 15। और आर्टिकल 15 के क्लोज 3 में इसको अडॉप्ट किया गया था, जिसमें हमने JJ एक्ट बनाया है, जिसमें हमने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए पोक्सो एक्ट बनाया ताकि उनको सेक्सुअल हरासमेंट से बचा जा सके। एक तरफ तो देखा जाए तो IPC के अंदर ही आप देखते हैं कि रेप के संबंध में वहाँ पे आपको देखेंगे प्रोविज़न, लेकिन उन प्रोविज़न के साथ साथ पोक्सो भी बनाए गए हैं ताकि हम बच्चों की और अच्छे से केयर कर सकें। तो उसी केयर को देखते थे। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट कब आया था? 2016 में, एक्ट नंबर 2। अब देखिए ये एक्ट नंबर 2 2016 का मीनिंग क्या है?
कि बन तो गया 2015 में, बट इसके ऊपर जो सिग्नेचर हुए वो कब हुए, 2000 सेक्शन के सेकंड नंबर। अब आपके पास फिर से क्वेश्चन आता है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट पर सिग्नेचर किसने किए, यहाँ पर जो 2 नंबर बनाए किसने दिया, तो आता प्रेसिडेंट ने। किसने सिग्नेचर किया, प्रेसिडेंट। रीजन, क्योंकि ये एक्ट पूरे इंडिया में अप्लाई होता है अदर देन J&K। अब आता है हमारे पास कितने चैप्टर है, कब इसको डिवाइड किया, तो बोला इसके पास 10 चैप्टर है, 112 सेक्शन में इसको डिवाइड किया है, और ये किस तारीख को लागू हुआ है, अच्छे से याद कर सकते हो, उसको 15 जनवरी को ही लागू हुआ है। 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाते हैं, 15 जनवरी को जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को ले आते हैं। देन आता है इसका एक्सटेंड, जम्मू कश्मीर राज्य के साथ संपूर्ण भारत पर। क्यों, ये तो बच्चों का एक्ट है, क्यों इसको J&K पे अप्लाई नहीं किया गया है, तो बोला J&K की जो परिस्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं हमारी परिस्थितियों से डिफरेंट है, इसलिए ये एक्ट उन पे इजी वे में लागू नहीं किया जा सकता है, उसके लिए वहाँ पे अलग से उनके प्रोविजन बनाने होंगे। अब आता है आपके पास इंट्रोडक्शन, वही हमारा सबसे पहले आता है प्रीलिमिनरी, वही प्रारंभिक आता है, कहाँ से कहाँ तक 1 to 2। जो सेक्शन 1 है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, तो सेक्शन 1 में हम 2 बातें पढ़ते हैं। वह तो सेक्शन 1 में सबसेक्शन 1 भी हैं, 2 भी हैं, 3 भी हैं। सबसेक्शन 1 इसका नाम बताता है जो हमने देख लिया, 2 इसका कमेंसमेंट बताता है वो हमने देख लिया और एक्सटेंड हो गया। तो ये सबसेक्शन 4 क्या है और क्यों सबसेक्शन 4 हमारे लिए काम का है, तो आप देखिएगा अपने बैरेक में सबसेक्शन 4 जो है उसमें 2 बातें बताई गई है। एक तो बताई गई आपके जुवेनाइल के लिए और एक बताई गई आपके चाइल्ड के लिए। तो जुवेनाइल और चाइल्ड में क्या हुआ, इनमें देखिए आप अपने बैरेक के अंदर बाकी सारी चीज़ें सेम है, रिहेबिलिटेशन करेंगे, री इंटीग्रेशन करेंगे, बट इन दोनों में एक चीज़ डिफरेंट है। जुवेनाइल की तो हम करते हैं ट्रायल, जब जब जरूरत पड़ेगी उसको करेंगे एप्रीहेंड, लेकिन जो चाइल्ड है उस चाइल्ड का हम करते हैं अडॉप्शन। तो गांठ बांध लीजिएगा, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो है अडॉप्शन। और देखिएगा, क्योंकि कौन ऐसा होगा जो जुवेनाइल को अडॉप्ट करके अपने घर लेके जाएगा, कोई नहीं लेके जाएगा। तो जो ये अडॉप्शन है, ये अडॉप्शन हमें क्या दिखाता है, ये अडॉप्शन हमें दिखाता है कि जुवेनाइल एक्ट को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। क्या किया गया है, जुवेनाइल एक्ट को 2 भागों में डिवाइड किया गया है इस JJ एक्ट को। एक आता है आपके पास क्रिमिनल और एक आता है आपके पास सिविल। ये सिविल वर्ड मुझे यहाँ क्यों यूज़ करना पड़ा, ये इसलिए यूज़ करना पड़ा क्योंकि यहाँ पे अडॉप्शन है। जहाँ अडॉप्शन आएगा वहाँ सिविल मैटर आएगा। जब अडॉप्शन आया तो हमारे पास कोड भी 2 तरह के आ गए। जब क्रिमिनल से डील करना है तो हमारे पास होगा चिल्ड्रन कोड, क्या होगा, चिल्ड्रन कोड। और जब सिविल से डील करना है तो हमारे पास होगा सिविल कोड। लाइक हमारे फैमिली कोड हो सकता है, सिविल सिटी कोड हो सकता है, DJ कोड हो सकता है। क्योंकि आपने इस अडॉप्शन का वर्ड जब से आपके सामने आता है तो आपके जहन में हिंदू मैरिज एक्ट आता है, ये हिंदू अडॉप्शन एक्ट आता है, हिंदू सक्सेशन एक्ट आता है। तो जब हम लोगों ने हिंदू अडॉप्शन एक्ट पढ़ा था जिसके अंदर ओनली सेक्शन 13 सेक्शन, उसके अंदर 30 सेक्शन हुआ करते थे, उस अडॉप्शन एक्ट को अगर पूरा नाम था तो उसका था हिंदू मेंटेनेंस एंड अडॉप्शन एक्ट। मेंटेनेंस अडॉप्शन के अंदर जो पहला पार्ट था वो पूरा आपका अडॉप्शन का था। और आपने पढ़ा भी होगा कि अगर फीमेल मेल को अडॉप्ट करती है तो कितने साल का डिफरेंट होना चाहिए, मेल फीमेल को करते हैं तो कितने साल का डिफरेंट होना चाहिए। वह जो सबसे बड़ी बात थी वो थी एक हिंदू ही दूसरे हिंदू को अडॉप्ट कर सकता है। जबकि JJ एक्ट में हम पढ़ेंगे यहाँ धर्म से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ कोई भी किसी भी धर्म को अडॉप्ट कर सकता है। लेकिन यहाँ एक प्लस पॉइंट है, एक माइनस पॉइंट है कि यहाँ पर अडॉप्शन सिर्फ चाइल्ड का होगा, ना कि जुवेनाइल का। रीज़न, क्योंकि कोई भी अपने घर पे ऑफेंडर को ले जाना पसंद नहीं करेगा। तो इसीलिए हमने कहा कि जुवेनाइल एक्ट को हम जब पढ़ेंगे तो हम 2 तरीके से पढ़ेंगे, एक सिविल पार्ट आएगा, एक क्रिमिनल पार्ट आएगा। फिर बात आती है सिविल क्रिमिनल की, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे बोर्ड और यहाँ पे हम पढ़ेंगे कमेटी। तो ये देखिए हमारे पास एक जुवेनाइल है, जुवेनाइल का पूरा कार्यभार बोर्ड के द्वारा किया जाएगा और बोर्ड के पास वही पार होगी जो पार होती है अपने पास मजिस्ट्रेट के पास। मजिस्ट्रेट जब वर्ड आएगा आपके सामने, दिस इज अ क्रिमिनल। जब भी आपके पास आएगा जज साहब, जज वर्ड आएगा तो आएगा सिविल। तो यहाँ पे देखिए बोर्ड के द्वारा सारा कार्रवाई की जाएगी जुवेनाइल के साथ। लेकिन अगर वही हम बात करते उस बच्चे की जो आपको रेलवे स्टेशन पे मिलता है, उस बच्चे की जो आपको बस स्टैंड पे मिलता है, तो उसकी किसकी रिक्वायरमेंट है, कैरेम प्रोटेक्शन की। अगर उस बच्चे को कोर्ट के सामने ले गए, बोर्ड के सामने लेके वो डर जाएगा, तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, कैरेम प्रोटेक्शन करने की। तो उसके लिए हमारे पास आती है कमेटी, तो कमेटी काम करेगी। तो हमने क्या किया, जुवेनाइल जस्टिस को पढ़ने के लिए उसको 2 भागों में डिवाइड कर लिया। पहला भाग हमने बनाया जुवेनाइल का और दूसरा हमने बनाया चाइल्ड का। अगर जुवेनाइल होता है तो बोर्ड का प्रोसेसर करेगा और अगर चाइल्ड होता है तो कमेटी प्रोसेसर करेगा। ठीक है, गड़बड़ क्या हो गई। तो हम बात कर रहे थे कमेटी और उसके बोर्ड की। अब ये तो था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कि एक्ट क्यों बनना, इसका ऑब्जेक्ट क्या था, सिविल मैटर क्या है, इसमें क्रिमिनल क्या है। अब हम बात करते हैं एक्ट के इंट्रोडक्शन की। सबसे पहले आता वही आपका प्रीलिमिनरी। प्रीलिमिनरी कहता है सेक्शन नंबर 1 to 2 और हिंदी में कहते हैं प्रारंभिक।
क्या कहता है, ये अपना इंट्रोडक्शन देगा। सेक्शन 1 क्या है, सेक्शन 1 कहता है कि मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा नाम क्या है, मेरा एक्सटेंट क्या है और मैं किन के लिए बना हूँ। तो कहता है मैं 2 लोगों के लिए बना हूँ। सबसेक्शन 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो कहता है जुवेनाइल के लिए क्या क्या मेरे पास प्रोविजन है और मेरे पास चाइल्ड के लिए क्या क्या प्रोविजन है। देन हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 2। सेक्शन नंबर 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कन्फ्यूजन चलता है इसके लिए क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्योंकि इसकी जो डेफिनेशन है वो अनलिमिटेड है। और अगर सारी डेफिनेशन आप याद करना चाहते हैं तो जुवेनाइल एक्ट जो आपका माइनर एक्ट है वो मेजर एक्ट बन जाता है, क्योंकि 114 प्लस 60 प्लस आपकी डेफिनेशन है। तो आप खुद ही देख लीजिए, बन गए 250 का एक्ट, तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, उसमें से कुछ चीज़ें हैं जो देखने से पता चलेगी। वो डेफिनेशन क्लोज वेरी इंपॉर्टेंट है कि वो हमें बताता है एक चिल्ड्रन कोर्ट के बारे में और एक बताता कोर्ट के बारे में, और वहीं से हमें पता चलता है ये दोनों के लिए आता है। साथ ही साथ ही डेफिनेशन क्लोज हमें बताएगा कि यहाँ पर कितने तरह के ऑफेंस होते हैं। यहाँ पर 3 तरह के ऑफेंस होते हैं। कौन कौन से होते हैं? हीनियस ऑफेंस होता है, दूसरा आपका सिंपल होता है और तीसरा आपका रिग्रेस होता है। सिंपल होता है और सिंपल को पेटी भी कह सकते हैं। ये यहाँ पे 3 तरह के ऑफेंस पढ़ेंगे। 3 तरह के ऑफेंस कहाँ से निकल के आए, तो आप उसमें देखेंगे वो आईपीसी से कहता है कि आईपीसी के अंदर या किसी अन्य लॉ के अंदर दिया गया है। फिर आता है आपके पास चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 आपका कहता है जनरल प्रोविजन। अब क्या कहते हैं, जिस किसी भी एक्ट को पढ़ने जाते हो, क्योंकि जे बहुत अच्छा एक्ट बनाया, कोई भी एक्ट बने तो ऐसा होना चाहिए जो आपको स्टार्टिंग में बता दे इसका प्रिंसिपल क्या है, इसको बनाने का हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। इस प्रिंसिपल की मैं बात करती हूँ तो इस बार 2019 के अंदर जो पेपर हुआ था आरजेएस प्री का, इनडायरेक्ट देखा जाए तो यहाँ से क्वेश्चन था और ये प्रिंसिपल था, और ये कहा जाता है कि बच्चा हमेशा इनोसेंट माना जाएगा चाहे वो कोई भी ऑफेंस करे, क्योंकि बच्चा तो भगवान का रूप होता है। और ये कहाँ लिखा है कि बच्चा इनोसेंट माना जाएगा, तो याद कीजिए आईपीसी कहता है 7 साल से कम का बंदा अगर ऑफेंस करता है तो ऑफेंस है ही नहीं। 7 से 12 इमेच्योर करता है तो भी ऑफेंस नहीं है, मतलब मैच्योरिटी लेवल चाहिए। तो 12 तक तो वैसे ही इनोसेंट होता है, और 12 से 18 किया है तो माँ के पैसे कभी कोई ऑफेंडर बन के नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं समय काल परिस्थितियाँ उनको ऑफेंडर बनाती है, लेकिन कहीं ऑब्जेक्शन भी आ रहे हैं उसके ऊपर कि वो इनोसेंट वाला गलत है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो जब आप पूरा कानून पढ़ोगे तो आपके आंसर खुद ही आपके साथ आ जाएंगे। तो चैप्टर नंबर 1 था हमारा प्रीलिमिनरी 1 to 2, और चैप्टर नंबर 2 कहता है आपका जनरल प्रिंसिपल, सेक्शन नंबर 3। ये तो इसके 2 लोग खत्म हुए। अब हमारे पास क्या आता है, तो क्योंकि ये 2-2 के जोड़े बना के करोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। अब सेकंड आता है हमारे पास फाइनली किसकी बात करें, जुवेनाइल बोर्ड की। तो आया हमारे पास जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, कहाँ से कहाँ तक आया, सेक्शन नंबर 4 to 9। जब बोर्ड आ गया तो बोर्ड क्या करेगी, बैठ के माखियाँ वाखियाँ तो नहीं मारेगी, तो बोर्ड अपना प्रोसेसर स्टार्ट करेगी। तो चैप्टर नंबर 4 कहता है प्रोसेसर। कौन से बोर्ड हमेशा किसके लिए करेगा, अभी भी हमने चर्चा की कन्फ्लिक्ट विथ लॉ वाले चाइल्ड के लिए करेगा। कहाँ से कहाँ तक, 10 से 26। तो चैप्टर नंबर 1 था हमारा प्रीलिमिनरी 1 to 2, चैप्टर नंबर 2 था हमारा जनरल प्रिंसिपल, सेक्शन नंबर 3, चैप्टर नंबर 3 था हमारा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, सेक्शन नंबर 4 to 9, और चैप्टर नंबर 4 था हमारा प्रोसीजर। कहाँ से कहाँ तक, 10 to 26। तो देखिए 2 और कंप्लीट हुए। तो पहले 2 हमने किए थे 1 2, अब दूसरे 2 को हमने याद किया यहाँ से यहाँ तक। अब आता तीसरा, क्या कहता है इसको, क्योंकि डिवाइड करके पढ़ोगे तो ईजी हो जाएगा, नहीं तो समझ ही नहीं आता कानून क्या है। अब कंप्लीट हो गया, प्रिंसिपल्स आ गए, अब बच्चा कौन, कमेटी। तो चैप्टर नंबर 5 कहता है कमेटी, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। कहाँ से कहाँ तक, 27 से 30। और कमेटी आके भी वो भी क्या करेगी, प्रोसीजर। अब किसके साथ, पहले वाले में हम पढ़ा कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ, और अब हम पढ़ रहे कह रहे प्रोटेक्शन वाला। कहाँ से कहाँ तक, 31 से 38। तो देखो इनको भी एक साथ 2 बना लीजिए। तो क्या हो गया, पहला हमने करा चैप्टर 1 2, दूसरा हो गया हमारे पास चैप्टर 3 4, और तीसरा ब्लॉक हो गया हमारे पास चैप्टर नंबर 5 6। अब आता है हमारे पास चैप्टर। गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू, मैं माधुरी सूर्यनगरी यूनिक्लो ऑनलाइन क्लासेस की स्टूडेंट हूँ। मैं आप सभी के साथ अपना ऑनलाइन क्लासेस का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि सभी के मन में डाउट रहता है कि ऑनलाइन क्लासेस कैसी होंगी, अपन स्टडी कर पाएंगे या नहीं, तो ये डाउट मैं आपका क्लियर कर देती हूँ। ऑनलाइन क्लासेस ऑफलाइन से बहुत बेस्ट है। ऑनलाइन क्लासेस के बहुत से प्लस पॉइंट है, जैसे कि अपना आने जाने का समय बचता है, अपन अपने घर में जो अभी के लिए बहुत सेफ़ है। अगर मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस का अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँ तो बहुत ही मेरा बेस्ट रहा है और मैम का पढ़ाने का तरीका, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो मैम, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि मैम हमें कैसे पढ़ाते हैं। यानी कि जो भी की पॉइंट्स होते हैं उनको अंडरलाइन करवाना, ठीक है, और ना जो भी जो अपन को याद करने के लिए बहुत ईजी रहता है। और मैं आपको अपने नोट्स दिखाऊं तो मैम ने हमें नोट्स बनाने कैसे सिखाए हैं, यानी कि नोट्स में भी बहुत अच्छे से मैम ने सिखाया है कैसे नोट्स कवर करने चाहिए, कैसे की पॉइंट लिखने चाहिए। आप देख सकते हैं कैसे मैम ने हमें नोट्स बनाने सिखाए हैं। यानी कि ये नोट्स अपने लिए बहुत ही बेनिफिशियल हैं, बहुत ही बेनिफिट रखते हैं नोट्स अपने लिए।
और इवन दो हमारी सैटरडे और संडे को एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगती हैं, जिसमें हम मेंस की मैम हमें क्वेश्चन राइटिंग सिखाते हैं, कि आंसर राइटिंग सिखाते हैं, कैसे अपन को आंसर लिखना चाहिए मेंस में, जो अपने लिए बहुत हेल्पफुल रहते हैं। तो मैम थैंक यू वेरी मच, आपने हमें इतने अच्छे से पढ़ाया और पढ़ा रहे हैं। देखते हैं, हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। जेजेक का पूरा नाम क्या था? जुवेनाइल जस्टिस। उसके प्रोटेक्शन और केयर की बात करता है। कब का है ये? 2015 का। टोटल चैप्टर कितने इसके पास? 12 चैप्टर है। टोटल सेक्शन कितने हैं इसके पास? 112 है। क्या बताता है ये? अभी शेड्यूल वेड्यूल इसके पास नहीं है। कमेंसमेंट इसका कब हुआ था? 15 जनवरी को हुआ था 2016 को। चैप्टर नंबर 1 कहता है आपका प्रीलिमिनरी 1 to 2। चैप्टर नंबर 2 कहता है जनरल प्रोविजंस, जनरल प्रिंसिपल्स, कहाँ से? सेक्शन 3। चैप्टर 4 और चैप्टर 5 को, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 को साथ में पढ़ना है। 3 कहता है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और 4 कहता है उसकी प्रोसीजर। सेम वही आता है, 5 और 6 को साथ में पढ़ता है। 5 कहता है आपके पास वेलफेयर कमेटी और उसके बाद आता है उसका प्रोसीजर। जब प्रोसीजर कंप्लीट हो गया तो देन आते हैं हमारे पास आगे फिर से 7 और 8 हमें साथ में देखना है। 7 हमें बताता है किसकी बात करता है? 7 कहता है हम उसका रिहेबिलिटेशन और रीइंटीग्रेशन कैसे करेंगे। और 8 हमें क्या बताता है? 8 कहता है हमें कि इनका अडॉप्शन कैसे किया जा सकता है। देन आता है हमारे पास इनके अगेंस्ट ऑफेंस। पहले तो देखो चैप्टर 1 से लगाकर जो चैप्टर 9, 8 तक है वो तो आता है बच्चों के साथ, बच्चों ने ऑफेंस किया उनके लिए क्या करना है। लेकिन चैप्टर 9 कहता है हमारे द्वारा बच्चों के साथ कैसे ऑफेंस किए जा सकते हैं। और देन हमने देखा चैप्टर नंबर 10 मिसलेनियस, जनरली सभी जगह मिसलेनियस वही रहता है। क्या कहता है कि इस एक्ट को लाने के लिए कौन से आर्टिकल की रिक्वायरमेंट पड़ी? तो हमने देखा था सिर्फ 15 का 3 आता है। देन आपके पास 45 आता है, 47 आता है। ये जो आर्टिकल 39 की जो कुछ प्रोविजन है लास्ट के ईआरएफ वो भी इसमें इंक्लूड होते हैं। ये हमने देखा था। अब आप बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 की। चैप्टर नंबर 1 कहता है प्रीलिमिनरी, वो जो सबका चैप्टर नंबर 1 कहता है वही इसका कहता है। आप लोग अपना बैलेट ओपन कर लीजिए, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 में कुछ डिफरेंट चीजें जो हमें जाननी है। चैप्टर नंबर 1 की जब हम बात करते हैं वो कहता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट, और दूसरा कहता है आपके पास डेफिनेशन। दो ही सेक्शन है इसके अंदर। पहला बताता है शॉर्ट टाइटल और सेकंड बताता है डेफिनेशन। जो शॉर्ट टाइटल वाला है जो पहला, वो वेरी इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट टाइटल इस एक्ट का नाम आ जाएगा। सबसेक्शन 2 कहता है कि इसका एक्सटेंट कहाँ है? बोला एक्सेप्ट जे&के होल ऑफ इंडिया में। तो कहाँ है? एक्सेप्ट जे&के होल ऑफ इंडिया। अंडरलाइन कर लीजिए इसको। देन इसका कमेंसमेंट कब हुआ? 25 जनवरी 2016 को। अलग अलग कमेंसमेंट की डेट है, जो एक्चुअल है वो ये आपकी है। और किसने दी है? सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये एक्ट कहाँ का है? सेंट्रल गवर्नमेंट का है। और देन आता है आपके पास सबसेक्शन नंबर 4। सबसेक्शन 4 को लिखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो मेन बात आपको बतानी थी वो यही आती है सबसेक्शन नंबर 4 में। इसका लिखेंगे इंपॉर्टेंट। क्या कहता है? सबसेक्शन नंबर 4 को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला भाग आपका करता है, अंडरलाइन कीजिए, उसका टाइटल लगा लीजिए, कंट्री विथ लॉ। क्या कहा? विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चे के लिए। और जो उसका बी पॉइंट है वो आपको बताता है केयर एंड प्रोटेक्शन का बच्चा। तो इन दोनों में अंतर क्या है? तो देखिए आप, जो विधि का उल्लंघन करने वाला जो आपका बच्चा है, जो कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ वाला जो चाइल्ड है, उसका क्या क्या किया जा सकता है? उसको अरेस्ट किया जा सकता है, उसका एप्रीहेंशन किया जा सकता है, उसकी ट्रायल हो सकती है, उसको कस्टडी में भेजा जा सकता है, उसका रीइंटीग्रेशन हो सकता है, उसका रिहेबिलिटेशन हो सकता है। लेकिन केयर एंड प्रोटेक्शन के बच्चे के लिए उसको होम्स में रखा जा सकता है, उसकी केयर की जा सकती है, उसके लिए ट्रेनिंग्स की जा सकती है, उसके लिए वर्कशॉप्स किए जा सकते हैं, और उसका अडॉप्शन किया जा सकता है। तो बाकी सारे इसमें कॉमन है, लेकिन इसमें अडॉप्शन होता है, इसमें एप्रीहेंशन नहीं होता है, अरेस्ट नहीं होता है, कस्टडी नहीं होती है। लेकिन लॉ वाले बच्चे जिसने कॉन्फ्लिक्ट किया है उसके लिए वो सारा होता है। तो पहले सवाल आपके पास ये आता है जो प्री का आता है कि इनमें से कौन सी चीज जो है वो अडॉप्शन, इनमें से कौन से वाले बच्चे का अडॉप्शन नहीं होता है? ए जुवेनाइल का, बी चाइल्ड का, सी ए और बी दोनों का, डी नन ऑफ द अबव। इज कंफ्यूज? जुवेनाइल और चाइल्ड एक ही है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या बोला है? जुवेनाइल जस्टिस, क्योंकि किशोरों को ले लिया इन्होंने कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ वाले के लिए, और चाइल्ड आगे हमारा केयर एंड प्रोटेक्शन वाला। ठीक है, देन हम बढ़ते हैं आगे सेक्शन नंबर 2। सेक्शन नंबर 2 बताता है आपको डेफिनेशन। मैंने यहाँ पे कुछ डेफिनेशन लिखी है, हमें इतनी ही डेफिनेशन पढ़नी है, इसके अलावा है बनी हुई, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, चाहे तो नहीं पढ़े, लेकिन अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी डेफिनेशन ही अपने आप में सफिशिएंट है। सबसे पहले आता है अपने पास अबेडेंट चाइल्ड। अंडरलाइन कर निकाल लीजिए इसको बोलते हैं अभित्यक्त बालक। कैसा बालक है? अभित्यक्त। मतलब क्या हुआ इसका कि उसको जो है छोड़ दिया गया। उसको किसने छोड़ दिया? तो बोला उसको किसने छोड़ दिया है? तो बोला जो अभित्यक्त किया गया बालक है उसको छोड़ दिया गया है। किसके द्वारा छोड़ दिया गया है? तो उन्होंने कहा उनके माता पिता। अब यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया है बायोलॉजिकल, जबकि जनरली अपन कभी बात करते हैं तो हमेशा क्या करते हैं? अपन नेचुरल की बात करते हैं। तो हिंदू लोग जब भी आप पढ़ोगे तो वह नेचुरल गार्जियन की बात करता है, लेकिन यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं? तो यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे बायोलॉजिकल मदर फादर के, तो अंडरलाइन कीजिए, जब किसी के गार्जियन के द्वारा बायोलॉजिकल मदर फादर के द्वारा उसको ड्रॉप कर दिया गया है। और किसके आगे? तो आता कमिटी। कौन डिसाइड करेगी? कमेटी डिसाइड करेगी कि वो बच्चा कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ वाला बच्चा केयर एंड प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। सेकंड आता अडॉप्शन।
यहाँ पे अडॉप्शन क्यों आया है, कि अडॉप्शन कैसे किया जाएगा, अंडरलाइन कर लीजिए। अडॉप्शन यहाँ पे 2 टाइप से होता है। कौन कौन से 2 टाइप से होता है, तो पहला आ जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी बनी हुई और दूसरी आती है स्टेट गवर्नमेंट की, तो दोनों मिलकर उसमें अडॉप्शन कराया जा सकता है। ये क्यों पढ़ाया मैंने आपको, क्योंकि इसको हमें पढ़ना है चैप्टर नंबर 8 के साथ, क्योंकि वहां पे हम देखेंगे अडॉप्शन एजेंसी हमारे पास 2 तरह की एजेंसी है, एक आएगी सेंट्रल लेवल पर और एक आएगी स्टेट लेवल पर। देन आता है हमारे पास तीसरा, सीधा आ गया देखो 2-1 पढ़ाया मैंने, 2-2 पढ़ाया, सीधा आ जाते 2-8 पर, भीख मांगना, बेगिंग। इससे पहले अगर बात करें भीख मांगना आपने कहाँ पढ़ा था, तो हम पढ़ते इसके आईपीसी में, तो सबसे पहले इसके साथ ऑब्लिक करके लिखेंगे आईपीसी, और आईपीसी में कहाँ पढ़ते हैं, सेक्शन नंबर 363A में, याद आ गया। आईपीसी के सेक्शन 363A में पढ़ा था कि भीख मांगना क्या होता है। देखिए भीख मांगना अपराध नहीं है, बट भीख मंगवाना अपराध है। दूसरा, भीख मंगवाने के लिए अगर उसके हाथ काट देते, पैर काट देते ताकि उसको थोड़ा और ज्यादा मिले, वो भी ऑफेंस है। इसके लिए पनिशमेंट कहाँ दिया गया है आपके 363A में। इसके साथ ही साथ और पनिशमेंट कहाँ पढ़ेंगे, अगर जुवेनाइल के साथ आपने ऐसे किया तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में हम उसको देख लेंगे। पर यहाँ भीख मांगने से मतलब अंडरलाइन कीजिए, आपके 2 पॉइंट दिए गए हैं, एक आता है पब्लिक प्लेस पर, एक आता है प्राइवेट प्लेस पर। पब्लिक प्लेस पे करते हो तो भीख मांगना है, प्राइवेट प्लेस पे जाके भीख मांगते हो तो ट्रेसपास भी उसमें लग जाता है। और साथ ही साथ नंबर जो 2 क्लोज है वो कहता है कि उसका हाथ पैर काट देना ताकि उससे और ज्यादा आपको भीख मिल सके। तो 2-1 आता है आपके पास अबेंडेंट चाइल्ड, 2 आता है आपके पास अडॉप्शन और 2-8 आता है आपके बेगिंग। अब आता है आपके पास 2-9 बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड। क्या कहता है, जब भी आप कोई भी काम करेंगे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के ड्यूरिंग, तो आपका पहला ड्यूटी क्या है, किसका, बोर्ड का और कमेटी का, कि आप बच्चे के बेस्ट इंटरेस्ट के लिए काम करेंगे। बेस्ट इंटरेस्ट के करने हैं। अब ये की चीज आपने कहाँ पढ़ी, याद कीजिए, आपने हिंदू लॉ पढ़ा था। हिंदू लॉ के अंदर एक आपके पास था हिंदू गार्जियनशिप एक्ट, उसकी जो सेक्शन 13 था वो भी यही बताता था, पब्लिक करके लिख सकते हैं, हिंदू गार्जियनशिप एक्ट सेक्शन नंबर 13, याद आया। बालक का सर्वोत्तम हित, है ना, बालक का कल्याण सर्वोपरि है, तो वो सर्वोपरि यहाँ पर भी बात करता है। तो 2-1 अबेंडेंट, 2-2 अडॉप्शन, 2-8 बेगिंग और फिर 2-9 बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड। अब किसकी बात की, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ क्या वर्ड यूज है, चाइल्ड। आगे 2-12 चाइल्ड की डेफिनेशन, सिंपल सी डेफिनेशन है, कितने साल का है भैया, 18 साल से कम का है, मतलब चाइल्ड कौन, जो 18 साल से कम का है। ये चाइल्ड क्या करेगा, ये लॉ को कॉन्फ्लिक्ट करेगा। तो अगला डेफिनेशन कहता है, व्हाट डू यू मीन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ, विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चे से आप क्या समझते हैं। तो बोला ऐसा बच्चा, अंडरलाइन कीजिए, ऐसा बच्चा जिसने ऑफेंस किया है, और जब उसने ऑफेंस किया तब उसकी उम्र कितनी थी, 18 साल से कम, बिलो 18 ईयर्स, अंडरलाइन कीजिए, उस समय उसकी एज बिलो 18 ईयर्स थी, तो क्या माना जाएगा, वो बच्चा विधि का उल्लंघन करने वाला बच्चा है। जैसे वर्ड आता है तो हमारे दिमाग में 2 चीजें आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4। तो 12 के साथ आप लिख दीजिए चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 12, याद आया क्यों। चैप्टर नंबर 3 कहता है बोर्ड इसके लिए काम करेगा, और 4 कहता है बोर्ड का प्रोसीजर क्या होगा, कहां से कहां तक, तो हम पढ़ेंगे 4 to 26, कहां तक पढ़ेंगे, 4 to 26। देन आता है आपके पास, ये इसके साथ लिख दीजिएगा 2 के 13 के साथ, ये आ गया। अब देखिए अपने पास बच्चा आ गया, वो बच्चा आगे जो विधि का उल्लंघन करता है। अब बच्चा कौन, केयर एंड प्रोटेक्शन वाला बच्चा। तो अगली डेफिनेशन आती है कि चाइल्ड इन नीड एंड केयर प्रोटेक्शन। अब ये जो 14 है इसको लिखिए वेरी इंपॉर्टेंट, क्या कहा, इस 14 को लिखिए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पर्पस ऑफ आर्जिसमेंट। किसके लिए लिखा रही हूँ मैं आपको, आर्जिसमेंट के लिए। तो ये आपके किसका सवाल है, आर्जिसमेंट के लिए। टोटल इसमें 12 ग्राउंड्स दिए गए, कितने ग्राउंड्स दिए गए, टोटल 12 ग्राउंड्स दिए गए। ये 12 ग्राउंड्स आपको बताते हैं, क्या बताते हैं 12 ग्राउंड, कि सबसे पहला वो बच्चा जिसके पास माता पिता नहीं है, जो भीख मांगता हुआ मांगा मिल रहा है, लेबर लॉ का उल्लंघन कर रहा है, ऐसे आदमी के साथ रहता है जो बच्चों को मारने का काम वाम करता रहता है, जिनके खुद के पेरेंट्स नहीं है, जिसका अपना घर नहीं है, ठिकाना नहीं है, जिसके माता पिता तो हैं पर डिसेबल है, या बच्चा खुद है वो डिसेबल है। साथ ही साथ कहा वो बच्चा जो है कहीं खो गया है, घर से भागा हुआ बच्चा है। इसके अलावा उसके बाद आता है कोई सांप्रदायिक हिंसा का है, जिसका सबसे बेस्ट पॉइंट है उसका लास्ट पॉइंट है, और वो कहता है जिसकी शादी उसकी उम्र से पहले की गई है। तो कौन है जिसकी शादी उम्र से पहले होती है, तो लड़की 18 साल से कम और लड़का 21 साल से कम उसकी शादी करते हैं, तो वो यहाँ पर क्या माना जाएगा, केयर एंड प्रोटेक्शन का बच्चा माना जाएगा। यहाँ पर भी अच्छी बात है, वो काहे को कहेगा, उनको तो अच्छा लगेगा ना, अच्छा चलो मेरी शादी हो रही है, बढ़िया, और क्या चाहिए हमें। छोटे बच्चों को क्या है, तैयार होना होता है, शादी में एंजॉय करना होता है, लेकिन वो शरण मांग सकते हैं। आपने देखिए भी हाल ही में से कई एग्जाम्पल आ रहे हैं कि जब उनकी इच्छा के बिना उनकी उम्र से पहले शादी करते हैं तो किसकी हेल्प लेने चले जाते हैं, वो कलेक्टर की हेल्प लेने के लिए चले जाते हैं। देन आता है आपके पास, तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा 2-1 अबेंडन, 2-2 अडॉप्शन, 2-8 बेगिंग, 2-9 बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड, 2-9 के बाद 2-12 चाइल्ड, 2-13 चाइल्ड विद कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ, फिर आता है 2-14 केयर एंड प्रोटेक्शन, फिर आता है अपने पास
टू 17 चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर। अब इन जो केयर एंड प्रोटेक्शन के इसके लिए कौन काम करेगा? बोलो चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर काम करेगा, इसको इतना याद रखना है। देन आता है इस बच्चे को कहाँ भेजेंगे? बोलो चिल्ड्रन होम में। कहाँ भेजेंगे? पर बाल होम में। यहाँ पे एक वर्ड आया आपके पास चिल्ड्रन होम, इसको बोलते हैं बाल घर में भेजेंगे। इस बाल घर में कौन से बच्चे को भेजेंगे ये याद रखना। जब चिल्ड्रन होम वर्ड आया तो याद रखना केयर एंड प्रोटेक्शन वाले बच्चे। और ये केयर एंड प्रोटेक्शन वाले बच्चे कौन होते हैं? तो याद कीजिए जब आप कभी रेलवे स्टेशन जाते हैं, बस स्टैंड जाते हैं, आपको वहाँ ऐसे बच्चे पाए जाते हैं कि आपको लगता है यार ये क्या हो रहा है इनके साथ, इनको खाना भी ढंग से नहीं मिल पा रहा है। उन बच्चों को केयर एंड प्रोटेक्शन का, उन बच्चों को अपन वहाँ से उठाएंगे तो अपने घर तो ले जा नहीं पाएंगे, तो उन बच्चों को कहाँ ले जाएंगे? अपन चिल्ड्रन होम में लेके चले जाएंगे। फिर आता है चिल्ड्रन होम में जब उन बच्चों को भेजना है तो उनके साथ डीलिंग किससे कराती है? तो बोला चिल्ड्रन कोर्ट से। यहाँ पे वर्ड यूज के चिल्ड्रन कोर्ट। आपने सुना होगा अक्सर चिल्ड्रन कोर्ट के बारे में, कई ऐसे वकील साहब है जो चिल्ड्रन कोर्ट की प्रैक्टिस करते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ? जब चिल्ड्रन कोर्ट वर्ड आएगा तो क्या होगा? क्रिमिनल। यहाँ पे क्रिमिनल मैटर की बात करेगा, अंडरलाइन कर लीजिए क्रिमिनल मैटर के लिए। अब यहाँ पर कौन करेगा? चिल्ड्रन कोर्ट खुद करेगा। अगर चिल्ड्रन कोर्ट अवेलेबल नहीं है तो अंडरलाइन कीजिए, कोई पोक्सो कोर्ट अवेलेबल है तो वो कर लेगा, या पहले वाले जे एक्ट से कोर्ट एस्टेब्लिश्ड है तो वो कर लेगा। जब उनमें से भी कोई नहीं मिला तो अंडरलाइन कीजिए कोर्ट ऑफ सेशन के पास ले जाया जाएगा। किसके पास ले जाया जाएगा? कोर्ट ऑफ सेशन के पास। ये आ गया। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि चिल्ड्रन कोर्ट इक्विवेलेंट कोर्ट ऑफ सेशन उनके पास ले जाएंगे, तो यही बात हम एक और चीज पढ़ते हैं, सेक्शन नंबर 27। सेक्शन नंबर 27 ऑफ किसकी बात करते हैं? अपन सीआरपीसी की। और वहां पे कौन डीलिंग कर रहा है? सीजेएम। तो याद रखिए कहीं बार ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए वो कोर्ट छोटा है, ब्लॉक लेवल पे अगर कुछ है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो बोला जब ब्लॉक लेवल है तो वहां पे दिक्कत क्या आएगी? वहां पे कोर्ट ऑफ सेशन तो अवेलेबल नहीं होगा, तो वहां किसके पास ले जाया जा सकता है? तो वहां पे अपन जो है सेशन कोर्ट सीजेएम के पास भी ले जा सकते हैं, टेक्निकल टीम। देन आता है हमारे पास 21 क्या कहता है? चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन। तो नंबर 1 क्या पढ़ा? अपेंडेंट। नंबर 2 क्या पढ़ा? अडॉप्शन। नंबर अपने 8 क्या पढ़ा? बेगिंग। 9 क्या पढ़ा? बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रन। देन आता है 10 क्या पढ़ा? चाइल्ड क्या है। फिर आता है अपने पास 12 के बाद 13 क्या देखा अपने? विधि का उल्लंघन करने वाला बच्चा। फिर 14 क्या? केयर एंड प्रोटेक्शन वाला बच्चा। फिर 14 के बाद हम सीधा कहाँ आ गए? 19 पर। और 19 क्या कहता है? चिल्ड्रन होम में भेज दो। फिर 17 देखना पड़ेगा। 17 कहता है चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर आएगा और वो कहेगा इसको चिल्ड्रन होम में भेज दो। फिर चिल्ड्रन होम में जाने के लिए अगर मान लो उसने ऑफेंस किया है तो चिल्ड्रन होम की बजाय कहाँ भेजेंगे उसको? चिल्ड्रन कोर्ट में भेजेंगे। 21 चिल्ड्रन कोर्ट के भेजे तो वहां पे क्या किया? चिल्ड्रन कोर्ट ने इसको चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन के पास भेज दिया। किसके पास भेज दिया? ऐसा इंस्टीट्यूशन जो बच्चों की केयर करता है। अब चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन जो है 21 उसको अंडरलाइन कीजिए। चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में कितने सारे इंस्टीट्यूशन है? चिल्ड्रन होम आ जाएगा, स्पेशल होम आ जाएगा, ऑब्जर्वेशन होम आ जाएगा, सेफ्टी प्लेस आ जाएगी, फोस्टर केयर आ जाएगी। तो इन सबको हम क्या बोलते हैं? चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन। तो 20 के साथ हम क्या लिख सकते हैं? 19 लिख सकते हैं ना। 19 भी है कि 20 भी कहता है। वैसे देखा जाए जेजे का जो सेक्शन नंबर 2 डेफिनेशन क्लोज थोड़ा सा लेंदी है, बट इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा क्योंकि पूरा अल्फाबेट से बना हुआ है ये। तो इंस्टीट्यूशन आ गया। अब इंस्टीट्यूशन के पास कब किस बच्चे को कहाँ भेजना है ये कौन डिसाइड करेगा? कोर्ट। तो अब यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन नहीं लग रहा आपको? यहाँ पे वर्ड आता है कोर्ट, न्यायालय, यहाँ वर्ड आता है बालक न्यायालय। तो क्या डिफरेंट हुआ? तो याद रखना बालक न्यायालय है जो क्रिमिनल मैटर को हेल्ड करेगा, और जब केवल न्यायालय वर्ड आएगा तो किसको हेल्ड करेगा? सिविल मैटर को। ठीक है, तो एक काम कीजिए पर 23 के साथ 20 लिख देते हैं और 20 के साथ 23 लिख देते हैं। तो ये दो तो क्लियर हो गए आपके। 20 कहता है चिल्ड्रन कोर्ट और 23 कहता है आपका कोर्ट, सिविल कोर्ट। इस सिविल कोर्ट का काम क्या है? अंडरलाइन कीजिए। इस सिविल कोर्ट का काम है अडॉप्शन का प्रोसीजर देखना। तो याद आ गया अडॉप्शन का प्रोसीजर सिविल कोर्ट। और कौन देखेगा? सिटी सिविल कोर्ट देख सकता है, और कौन देख सकता है? फैमिली कोर्ट देख सकता है, और कौन देख सकता है? डीजे कोर्ट देख सकता है। आपको पहले भी हमने कई बार चर्चा की थी कि जब कभी भी कोई मैटर सिविल है तो कोर्ट ऑफ सेशन डीजे बन जाता है, और जब कभी कोई मैटर क्रिमिनल है तो डीजे कोर्ट हमारा कौन बन जाता है? कोर्ट ऑफ सेशन बन जाता है। क्लियर? तो ये आ गया हमारा। तो याद रखना 23 से 20 से 23। अब आता है आपके पास जिला बालक संरक्षक एकक। क्या बोलते हैं इसको? डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट। 26 और 17 को हमेशा साथ साथ पढ़ते हैं। 26 बात करता है उसके लिए और ये बात करता है केयर की। तो 17 के साथ 26 और 26 के साथ 17। क्यों मैंने 17 को 26 से और 26 से 17 को कोरिलेट कराया? एक काम करता है केयर एंड प्रोटेक्शन वाले बच्चे के साथ और एक काम करता है कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ वाले बच्चे के साथ। तो यहाँ पे आ गई जिला बालक संरक्षक एकक। और कहाँ पढ़ेंगे इनके अपॉइंटमेंट वगैरह इनका प्रोसीजर? हम पढ़ेंगे सेक्शन 107 में।
देन आता है आपके पास फिट फैसिलिटी और फिट पर्सन, दो वर्ड यूज़ किए मैंने 27 और 28। इसको जो यहाँ वर्ड मेरे को वो पढ़ाने का जो मीनिंग था वो इस पर्पज से था कि हम आगे जब सेक्शन पढ़ेंगे और हम जब पढ़ेंगे रिहैबिलिटेशन, रीइंटीग्रेशन, तो वहाँ पे कहते हैं कि इस बच्चे को फिट पर्सन के पास भेज दो, फिट फैसिलिटी दिला दो। तो ये फिट पर्सन, फिट फैसिलिटी होती क्या है, कौन डिसाइड करेगा, ये आपका प्री का साल हो सकता है। और यहाँ पे आ गए दोनों, यहाँ पे बोर्ड भी कर सकता है और यहाँ पर कमेटी भी कर सकती है, ठीक है। जब भी बोर्ड वर्ड आए तो हमेशा गांठ बांध देना कि वो बोर्ड हमें किसकी ओर इंडिकेट कर रहा है, कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ वाले बच्चे की। और जब भी हमारे पास कमिटी वर्ड आए तो हमेशा क्या याद रखना है, किसको कर रहा है वो, हमें कैरियर प्रोटेक्शन वाले बच्चे की। तो 27, 28 ये हम पढ़ेंगे 50 और 51 के साथ, जो अभी हम नहीं लिखेंगे। देन आता है फोस्टर केयर। तो क्या किया, सबसे पहले अबेंडन का बात आई, देन हमने क्या किया, अडॉप्शन किया नंबर 2 में। फिर हम नंबर 8 में गए थे, हमने क्या किया, बेगिंग आया। फिर 9 कहता है बेस्ट इंटरेस्ट आएगा। 12 कहता है चाइल्ड की बात करता है। 13 कहता है विधि का उल्लंघन करने वाला। 14 कहता है कैरियर प्रोटेक्शन वाला। फिर 17 ऑफिसर आया। फिर 19 में हमने क्या किया, उसको चिल्ड्रन होम में भेजा। फिर क्या 20 में आपके पास क्या आ गया, वो कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट्स आ गए जिसको हम चिल्ड्रन कोर्ट बोलते हैं। देन आपके 21 में चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन के पास गए। चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में कौन लेके गया, हमें कोर्ट लेके गया। कोर्ट लेके गए तो 26 में कौन आ गया वहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए, तो हमारी डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट आ गई। और देन क्या किया उन्होंने, क्या देखी, फिट फैसिलिटी और फिट पर्सन। अब ये फिट फैसिलिटी, फिट पर्सन क्या करता है, उसको फोस्टर केयर देता है। क्या करता है, उसको फोस्टर केयर देता है। तो ये आता है आपके पास फोस्टर केयर। फोस्टर केयर की जब हम बात करते हैं तो फोस्टर केयर एक होम है जहाँ पे उनके घर जैसी केयर की जाती है, तो उसको कहते हैं पोषण देख रेख की जाती है। देन आता है आपके पास हीनियस ऑफेंस। अब आता है हमारे पास जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है आपके पास हीनियस ऑफेंस। हीनियस ऑफेंस से आप क्या समझते हैं, इसका क्या कहते हैं, हमारा जंगनी अपराध। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, जंगनी अपराध। सबसे पहले तो इसके साथ लिखिए आरजेस मैन 2000 कितने का सवाल था, 17 का। पहला सवाल है आपका 2016 का। पहला सवाल ही आपके पास यही था 2016 में। हीनियस ऑफेंस से आप क्या समझते हैं, तो अंडरलाइन कीजिए। हीनियस ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जो आईपीसी या आईपीसी में देखो क्या लिखा है, 1860 का एक्ट नंबर 45। इसका मीनिंग क्या समझते हैं, कई बार बच्चों को कंफ्यूज होता है कि क्या है। तो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आईपीसी 1860 का 45। ये 45 का मतलब क्या है, तो बोला ये 45 उसका एक्ट नंबर है। क्योंकि जब ये 3 जगह पढ़ेंगे, तीनों जगह आएगा, तो बच्चा कई बार कंफ्यूज होता है कि तीनों ही के 45 की परिभाषा है, सेक्शन 45 में दिया गया है। नहीं, ये एक्ट नंबर बताता है, जिसके बारे में हमने पहले भी कई बार चर्चा की थी। तो उन्होंने बोला हीनियस ऑफेंस वो ऑफेंस होता है जो आईपीसी के अंदर या अदर किसी लॉ में दिया गया, कितना, जो 7 साल से अधिक का होता है। ठीक है, आ गया। जब हम हीनियस ऑफेंस पढ़ेंगे, हमारे वेरी इंपॉर्टेंट है, आरजेस का सवाल है, इसके साथ कुछ सेक्शंस पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ेंगे, आगे जाके सेक्शन 15 और सेक्शन 18। तो इसके साथ हम लिख सकते हैं, हम पढ़ेंगे सेक्शन 15 और सेक्शन 18। देन आता है आपके पास 35 जुवेनाइल। जुवेनाइल से आप क्या समझते हैं, तो बोला जुवेनाइल क्या होता है। तो जुवेनाइल की जब हम बात करते हैं, एग्जाम हीनियस ऑफेंसेस के जो कब आया था, 2016 के पेपर में आया था। तो यहाँ पे हम इसको पढ़ेंगे तो सेक्शन नंबर 15-18 के साथ। बात करें जुवेनाइल की, तो क्या कहते हैं, जुवेनाइल कौन है, जो भी 18 साल से नहीं हुआ है। तो यहाँ दोनों हैं, चाइल्ड पे भी 18 साल की बात करता है, एक कहता 18 साल से कम का है, एक कहता भी 18 साल का नहीं हुआ है। तो एक काम कीजिए, 35 के साथ ऑब्लिक करके क्या लिखेंगे, 12, और 12 के साथ ऑब्लिक करके क्या लिखेंगे, 35। तो क्लियर हो गया कि 12 और 12 के साथ, हाँ। तो क्या याद आएगा अपने को कि 12 में तो चाइल्ड की परिभाषा दी गई है और 35 में जुवेनाइल की परिभाषा दी गई, दोनों का मीनिंग एक ही, 18। देन आता है अपने पास यहाँ पे चलता है 36 पर। एक काम करते हैं, पर इसको रिवाइज कर लेते हैं इस रो को, क्योंकि अगर ये ऑफलाइन क्लास होती तो अपनी आदत है कि शुरू से वापस करते हैं। ऑनलाइन में इतना पॉसिबल नहीं कि हम उसी चीज़ को कंटिन्यू कर पाए, तो हम रो वाइज ही रिपीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, 14 अपन ने पढ़ा था चाइल्ड प्रोटेक्शन। 17 कहता है ऑफिसर आएगा। फिर 19 कहता है उसको चिल्ड्रन होम में भेजेंगे। फिर कहता है उसके लिए 20 कहता कोर्ट आएगा। फिर 23 चिल्ड्रन कोर्ट आएगा। 23 कहता कोर्ट आएगा। 23 में जब कोर्ट आता है तो कोर्ट क्या कहता है, 26 में उसको डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास ले जाएगा। उसके बाद फिट फैसिलिटी देखेंगे, फिट पर्सन देखेंगे। देखने के बाद फोस्टर केयर की फैसिलिटी दे दी जाएगी। फोस्टर केयर में भेजने से पहले हम देखेंगे कि उसने क्या कर रखा है। तो उसने कहा है कि हीनियस ऑफेंस तो नहीं कर रखा है। हीनियस ऑफेंस कौन करता है, कि जब जुवेनाइल करता है। जुवेनाइल जब हीनियस ऑफेंस करता है तो उसको कहाँ रखते हैं, ये हमारे लिए सबसे अच्छा, ऑब्जर्वेशन होम में। कहाँ रखते हैं हम उसको, ऑब्जर्वेशन होम। सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपके पास ऑब्जर्वेशन होम में, संप्रेक्षण गृह में रखते हैं। क्या कहा है कि जब भी किसी जुवेनाइल के द्वारा कोई भी ऐसा ऑफेंस किया जाता है तो उसको हम भेजेंगे ऑब्जर्वेशन होम में। ऑब्जर्वेशन होम में उस बच्चे को रखा जाता है जो बच्चा हमारा क्या करता है, तो बोला जो बच्चा हमारा काम करता है, जो बच्चा
ऑफेंस करता है और ड्यूरिंग ऑफेंस उसको कहाँ रखा जाता है? ऑब्जर्वेशन होम में। अंडरलाइन कीजिए, ऑब्जर्वेशन होम स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा खुद को या किसी वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन को या किसी एनजीओ को रजिस्ट्रेशन दे सकती हैं। और जब भी कभी भी जुवेनाइल के अगेंस्ट कोई भी पेंडेंसी चलती है तो ड्यूरिंग पेंडेंसी वो कहाँ पर रहता है? ऑब्जर्वेशन होम में। जब फाइनल हो जाता है, उसका डिसीजन आ जाता है सेफ्टी प्लेस में या फिर उसको रखते हैं स्पेशल होम में। तो याद रखना, यहाँ पर 3 चीज़ें याद कर लेना कि जब भी जुवेनाइल की बात आएगी और जिसने कॉन्ट्रैक्ट विथ लॉ किया है उसके पास सिर्फ 3 ही घर हैं। एक आ गया आपका ऑब्जर्वेशन होम, दूसरा हम पढ़ेंगे स्पेशल होम, ठीक है, और तीसरा हम पढ़ेंगे उसके लिए सेफ्टी प्लेस। इसका मतलब इस पूरे जेजे एक्ट में बाकी सारे घर केयर एंड प्रोटेक्शन वाले के होंगे, इसके पास 3 ही घर होंगे। देन आता है आपके पास ओपन शेल्टर, खुला आश्रय। वही खुला आश्रय किसको भेजेंगे? केयर एंड प्रोटेक्शन वाले बच्चे को भेजेंगे, अंडरलाइन कर लीजिए। देन आता है आपके पास ऑर्फन। अनाथ कौन है? अनाथ के अंदर वही आपकी जिसके पास बायोलॉजिकल माता पिता नहीं है, जिसके पास गार्जियन नहीं है और जिसको ऑर्फन के लिए डिक्लेयर किया गया है। देन आता है पेटी ऑफेंसेस। अब आता है पेटी ऑफेंसेस हमारे लिए काम का है। पेटी ऑफेंसेस के साथ पहले तो आप ऑब्लिक करके लिखिए सेक्शन नंबर 33। क्यों लिखा है मैंने 33? 233, 2 का 33, 2 का 33 कहता है हीनियस ऑफेंस, वैसे ऑफेंस जो आईपीसी या अदर लॉ के लिए 7 साल से अधिक है। बोला पेटी ऑफेंस कौन से? जो आईपीसी या अदर लॉ, और देखिए आईपीसी को अंडरलाइन कीजिए, आ गया ना आपका 1860 का 45, मतलब समझ में आ गया ना एक्ट नंबर, वहाँ भी 45। तो अभी कंफ्यूज नहीं होना है कि सेक्शन 45 में इसकी डेफिनेशन दे रखी है। तो क्या कहा 1860 का 45 में जो 3 साल से कम है या टाइमिंग फोर्स इस लॉ में 3 साल से कम है, तो हम एक साथ याद करेंगे 33, 45। फिर ऐसा प्लेस ऑफ सेफ्टी, सुरक्षित स्थान किससे कहते हैं? सुरक्षित स्थान की रिक्वायरमेंट किससे पड़ती है? अभी भी मैंने आपको बताया था सुरक्षित स्थान किस बच्चे के लिए होता है ये सुरक्षित स्थान, तो बोला ये जुवेनाइल के लिए। तो 46 के साथ लिख दीजिए 40 और 40 के साथ लिख दीजिए 46। फिर सेफ्टी प्लेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन कीजिए। पहला प्री का सवाल बनता है आपका सेफ्टी प्लेस में क्या नहीं आता है? पुलिस हवाला नहीं आता है, इसमें जेल इंक्लूड नहीं है क्योंकि बच्चे को कभी भी जेल में नहीं रखा जाएगा। देन उसकी बाकी की डिटेल है आरजेएस मैन का 3 नंबर का क्वेश्चन है जो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। देन आता है आपके पास सीरियस ऑफेंस, आ गया अपने पास तीसरा सीरियस ऑफेंस, ये भी हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जब भी कभी हम याद करेंगे तो 3 चीज़ें हमेशा साथ में याद करेंगे। 2 का 33 हो गया। अब देखिए 45 को उल्टा कर लीजिए, क्या कहा मैंने? 45 को उल्टा करोगे तो 54 बन जाएगा, तभी दिक्कत नहीं है। तो याद रखना 2 का 33, 45 और 54 ये तीनों ही किसकी बात करता है? पहला हीनियस, फिर बीच में आता है सिंपल और फिर आ जाता है आपका सीरियस ऑफेंस। तो आ गया आपके पास सीरियस ऑफेंस, हिंदी में कहते हैं घोर अपराध। अब ये दोनों का मिडल हो गया। 3 साल से ऊपर और 7 साल से कम जो होंगे वो कैसे ऑफेंस माने जाएंगे? सीरियस ऑफेंस माने जाएंगे। और देन आता है आपके पास सीरियस ऑफेंस से डीलिंग कौन करता है? स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट। कौन करता है? स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट। पूरे में इसी का सबसे ज़्यादा रोल रहेगा। ये कौन है, ये कहाँ से आया है, क्या डीलिंग करता है, ये 107 में आपके लिखा हुआ अंडरलाइन कर लीजिए, वहाँ पे आएगा। फिर आता है स्पेशल होम, आ गया आपके पास स्पेशल होम। स्पेशल होम में किसको रखा जाएगा? लिख लीजिए यहाँ पर जुवेनाइल को। तो अभी मैंने आपको बताया जुवेनाइल के टोटल 3 घर है। कौन कौन से 3 घर है? तो एक आ गया आपके पास ऑब्जर्वेशन होम 2 का 40, दूसरा आ गया आपके पास सेफ्टी प्लेस 46 और 56, याद भी हो जाएगा। देखो 40 इस 0 को ऊपर कर दीजिए, टुचकना बना दीजिए, 6 बन जाएगा और 56। अब आप कभी नहीं भूलोगे 40, 46 और 56। 40 कहता है ऑब्जर्वेशन होम, फिर 46 सेफ्टी प्लेस और 56 आपके क्या कहता है? स्पेशल होम। और ये तीनों ही घर किसके लिए बनाए गए? उन बच्चों के लिए जो विधि का उल्लंघन करता है। देन आता है आपके पास सरेंडर चाइल्ड। अब हमारे पास कौन सा चाइल्ड है? जिनको सरेंडर कर दिया गया। क्या सरेंडर कर सकते हैं? बोला हाँ कर सकते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ? आपको पता होगा हॉस्पिटल के बाहर होम्स बने हुए होते हैं, अनाथ आश्रम के बाहर होम्स बने हुए हैं, आप अपने बच्चे को वहाँ छोड़ सकते हैं। जैसे आप छोड़ के जाएंगे कुछ सेकंड बाद फिर वो बेल बजेगी तो बाहर अंदर से कोई आके उस बच्चे को लेके चले जाएंगे। इसका रीज़न क्या है? या तो वो ऐसा बच्चा है जिनके फादर का अता पता नहीं है, या किसी रेप विक्टिम का बच्चा जिनको हम रख नहीं सकते, या उसके अंदर कोई भी किस्सा हो सकता है जिनको लाया जा सकता है, तो आप उनको सरेंडर कर सकते हैं। इन सरेंडर चाइल्ड के साथ फिर क्या कर सकते हैं? इनको हम वापस अडॉप्शन में दे सकते हैं। और कहीं सारी ऐसी मजबूरियाँ होती हैं कि जहाँ हमें ये सब करना होता है। तो हमने आज क्या देखा? सेक्शन 1 और सेक्शन 2। मुझे जहाँ तक पता कि सेक्शन 2 को लेकर हम लोगों को कहीं दिक्कत आती है, इतनी सारी डेफिनेशन नहीं समझ में क्या करें, लेकिन मैं फिर भी आपसे कहूँगी कि जितना मैंने पढ़ा है वो तो है ही है, वो तो वेरी इंपॉर्टेंट था प्रियो मैन के लिए सफिशिएंट है। लेकिन इसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पूरा पढ़ना पड़ेगा। और पूरा पढ़ने के लिए आपको समझदार है कि यूट्यूब पे इतना पढ़ाना पॉसिबल नहीं होता है।